चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर के लॉन्ग क्वेश्चन दूसरा वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज मास स्पेक्ट्रोमेट्री, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग एंड टेल हाउ द डेटा इज एनालाइज्ड। तो इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले हेडिंग देंगे मास स्पेक्ट्रोमेट्री। इसकी डेफिनेशन है मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज एन एनालिटिकल मेथड एम्प्लॉयड टू आइडेंटिफाई द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सैंपल बाय मेजरिंग मास टू चार्ज रेशियो ऑफ इट्स आयंस। तो यहाँ पर हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री का ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर उसके बाद आंसर को पढ़ेंगे। मास स्पेक्ट्रोमेट्री में किसी भी जो मॉलिक्यूल है उसकी फ्रेगमेंटेशन की जाती है और उसके फ्रेगमेंट्स को डिटेक्ट किया जाता है और उस फ्रेगमेंट्स से अंदाज़ा लगाया जाता है कि जो ओरिजिनल कंपाउंड है उसका साख्त कैसा था। मान लेते हैं हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री करते हैं मीथेन की, CH4 की। मीथेन को अगर हम खोल कर लिखें तो सेंटर में कार्बन का एटम है। कार्बन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के दूसरे शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और ये मीथेन 4 हाइड्रोजन्स के साथ ऐसे बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन मीथेन के अंदर शेयर करता है कार्बन के साथ। तो ये 4 कार्बन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाते हैं। अब इस मीथेन की फ्रेगमेंटेशन की जाएगी। फ्रेगमेंटेशन के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। जो मोस्ट कॉमन मेथड है उसके अंदर हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन बीम को इसके ऊपर डाला जाता है। 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की स्पीड के साथ इलेक्ट्रॉन को इसके ऊपर डायरेक्ट किया जाता है। तो वो जब इसके स्ट्रक्चर के साथ टकराते हैं तो कहीं से भी इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को डिसलॉक कर देते हैं। मान लेते हैं ये बीम आई है और इस अंदर वाले शेल के अंदर से ये वाला इलेक्ट्रॉन इसने डिसलॉक कर दिया है। तो इस इलेक्ट्रॉन के निकलने से क्या होगा कि CH4 का एक केटाइन बन जाएगा। इस तरह से बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम होगा, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो ऑन द होल मॉलिक्यूल के ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से। अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ये वाला। तो इस इलेक्ट्रॉन के निकलने से क्या होगा कि CH3 प्लस का केटाइन बन जाएगा और साथ में H माइनस का एक एनाइन बन जाएगा। यानी ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं ये हाइड्रोजन के साथ निकल जाएंगे। फिर इसके बाद एक तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि CH3 माइनस का एनाइन बन जाए और साथ में H प्लस का केटाइन बन जाए। एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि 2 हाइड्रोजन के एटम इसके अंदर से निकल जाएं तो ये पीछे बच जाएगा CH2 प्लस प्लस और साथ में 2 हाइड्रोजन के केटाइन बन जाएगी। इसी तरह इस मीथेन के जो हैं ये मुख्तलिफ फ्रेगमेंट्स पॉसिबल हैं। अब इसमें जो सिर्फ प्लस वाले फ्रेगमेंट्स हैं सिर्फ इन्हीं का डिटेक्शन होता है मास स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर। अगर हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री के जो कंस्ट्रक्शन है मास स्पेक्ट्रोमीटर का उसका अगर हम ओवरव्यू देख लें तो वो कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले इस तरह की एक ट्यूब होती है, यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म होता है और इसके ऊपर रखा जाता है सैंपल रखा जाता है और इस सैंपल के ऊपर डाली जाती हैं हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन बीम। 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की बीम इसके ऊपर डाली जाती है। तो इस बीम के डालने से इस सैंपल की आयोनाइजेशन हो जाएगी। आयोनाइजेशन के नतीजे में मुख्तलिफ साइज के आइंस बन जाएंगे। आइंस में केटाइन भी बनेगा, एनाइन भी बनेगा और साथ में फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कुछ ना कुछ इसके अंदर होंगे। फिर यहाँ पर एक ग्रिड आता है रास्ते में जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और इसके अंदर एक स्मॉल होल होता है। ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन जो है नेगेटिवली चार्ज ग्रिड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और ये इन आयंस को स्पीड अप करता है और स्पीड अप करके इसको छोटे से होल के अंदर से गुजारता है। तो ये एक फाइन बीम ऑफ आयंस बन जाता है। ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन का एक बीम बन जाता है। फिर रास्ते में इन आयंस के यहाँ पर मैग्नेट्स को रखा जाता है। मैग्नेट का एक पोल एक साइड पे होता है, दूसरा पोल दूसरी साइड पर होता है। तो इन मैग्नेट के बीच में से जब ये आयंस गुजरेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड इन आयंस को डिफ्लेक्ट करेगा और जो
स्मॉल साइज के आइंस होंगे वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट होंगे और यहाँ पर एक स्क्रीन पड़ी हुई होगी जिसके ऊपर ये आइंस लगेंगे। जो स्मॉल आइंस हैं वो ज़्यादा कर्वेचर से डिफ्लेक्ट होंगे और जो बड़े आइंस हैं वो बड़े कर्वेचर से ऐसे डिफ्लेक्ट होंगे और जाकर ऐसे जाएंगे डिटेक्टर के ऊपर। डिटेक्टर इनको डिटेक्ट करेगा। डिटेक्टर जो है वो ग्राफ ड्रा करता है बिटवीन द m divided by z ratio on x axis और relative abundance of the ion on y axis। तो इससे हमें पता चल जाता है कि कौन सा आइन जो है वो कितनी मिकदार में इसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये है मास स्पेक्ट्रोमीटर का आसान सी वर्किंग। अभी हम इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज एन एनालिटिकल मेथड एम्प्लॉयड टू आइडेंटिफाई द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सैंपल बाय मेजरिंग मास टू चार्ज रेशो ऑफ इट्स आइन। सैंपल के जो मुख्तलिफ आइंस हैं उनकी मास टू चार्ज रेशो मैयर करके हम केमिकल कंपोजिशन मालूम करते हैं सैंपल की। दिस टेक्निक प्रोड्यूसेस द मास स्पेक्ट्रम। इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द सैंपल। यह टेक्निक हमें मास स्पेक्ट्रम ड्रा करके देती है और मास स्पेक्ट्रम से हमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ सैंपल पता चलता है। इट हैज़ मैनी एप्लीकेशंस इन वेरियस साइंटिफिक डोमेन्स इंक्लूडिंग केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स। और इसकी मुख्तलिफ जो साइंस की ब्रांचेस हैं उनके अंदर एप्लीकेशंस हैं। फिर हम इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री इन्वॉल्व्स 3 फंडामेंटल स्टेप्स। पहला स्टेप है आयोनाइजेशन, मास एनालिसिस एंड डिटेक्शन। ये इसके 3 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में आयोनाइजेशन की जाती है, दूसरे स्टेप में मास एनालिसिस की जाती है और तीसरे स्टेप में डिटेक्शन ऑफ द आइंस किया जाता है। द सैंपल इज फर्स्ट आयोनाइज्ड कन्वर्टिंग इट्स मॉलिक्यूल्स और एटम्स इनटू चार्ज्ड आइन। सबसे पहले आयोनाइजेशन होती है, सैंपल से चार्ज्ड आइंस बनाए जाते हैं। कैटाइन, एनाइन और इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं सैंपल से। These ions are then separated based on their mass to charge ratio and detected to generate the mass spectrum. The mass spectrum provides information about the composition and abundance of the sample molecules or the isotopic composition of the element. अब जैसे यहाँ पर मैंने जो आपको ओवरव्यू दिया है, यहाँ पर पहले स्टेप में आयोनाइजेशन हुआ है, सैंपल रखा गया है और उसकी आयोनाइजेशन की गई है। और जो दूसरा स्टेप है उसके अंदर आइंस को सेपरेट किया गया है एक दूसरे से, यानी आइंस की एनालिसिस की गई है। स्मॉल साइज के आइंस को अलग किया गया है, बड़े साइज के आइंस को अलग किया गया है और लास्ट में यहाँ पर डिटेक्टर में डिटेक्शन हुई है, आइंस की डिटेक्शन हुई है। फिर आगे इसकी वर्किंग के बारे में बताया गया है। द वर्किंग ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू द फॉलोइंग स्टेप्स। पहले स्टेप में आयोनाइजेशन है। द मास स्पेक्ट्रोमेट्री, द सैंपल इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द आयन सोर्स वेयर इट इज आयोनाइज्ड। पहले स्टेप में क्या है कि सैंपल को आयन सोर्स के अंदर आयोनाइज किया जाता है। द आयोनाइजेशन प्रोसेस कैन आकर थ्रू द डिफरेंट मेथड। और आयोनाइजेशन मुख्तलिफ तरीकों से की जाती है। पहला जो तरीका है उसके अंदर है इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट, यानी हाई स्पीड वाले इलेक्ट्रॉन को सैंपल के ऊपर डायरेक्ट किया जाता है। इन इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट अ वेपराइज्ड सैंपल passes through a beam of high energy electrons और एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होती है 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। The high energy electrons remove electrons from the sample molecule. This produces positively charged radical species। जैसा कि इधर आपको बताया है कि जो हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन है उसको जब सैंपल के ऊपर डायरेक्ट किया गया है तो इन्होंने इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को डिसलॉक किया है और इस इलेक्ट्रॉन के डिसलॉक करने के नतीजे में कैटाइंस बने हैं। The high energy electron remove electrons from the sample molecule. This produces a positively charged radical species. The molecular ion formed is often unstable. It may undergo decomposition or rearrangement to produce the fragment ions. और जो molecular ion बनते हैं वो unstable होते हैं, वो क्या करते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं या फिर रीअरेंजमेंट करते हैं और रीअरेंजमेंट के नतीजे में स्टेबल फ्रेगमेंट्स बनते हैं। The electron ionization is considered as the hard ionization technique. It is suitable for volatile and thermally stable samples. चूंकि ये एक हार्ड आयोनाइजेशन टेक्निक है इसलिए इसको ज़्यादातर
वोलेटाइल सैंपल के लिए इस्तेमाल किया जाता है या फिर थर्मली स्टेबल सैंपल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी टेक्निक है आयनाइजेशन के लिए केमिकल आयनाइजेशन। इन CI द सैंपल एंटर्स अ चैम्बर फिल्ड विद एक्सेस रिएजेंट सच एज मीथेन। सैंपल को ऐसे चैम्बर में डाला जाता है जिसके अंदर मीथेन जैसा रिएजेंट एक्सेस में होता है। द रिएजेंट गैस इज आयोनाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग द प्लाज्मा विद स्पीशीज लाइक C5+। और इस रिएजेंट गैस को आयोनाइज किया जाता है इलेक्ट्रॉन्स की मदद से, और फिर इस आयोनाइज्ड गैस से फिर सैंपल को आयोनाइज किया जाता है। दीज स्पीशीज रिएक्ट विद द सैंपल टू क्रिएट सूडो मॉलिक्यूलर आयन, और ये फिर आयोनाइज्ड गैस जो है ये फिर सैंपल को आयोनाइज करके सूडो मॉलिक्यूलर आयंस बनाती है। द केमिकल आयनाइजेशन गिव लोअर फ्रेगमेंटेशन कंपेयर्ड टू द इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व रेडिकल रिएक्शन। चूंकि ये एक इनडायरेक्ट मेथड है, पहले एक केमिकल को आयनाइज किया जाता है और फिर उस केमिकल की मदद से सैंपल को आयनाइज किया जाता है, इसलिए इसकी मदद से हमें कम मिकदार में फ्रेगमेंटेशन मिलती है। अगला पॉइंट है केमिकल आयनाइजेशन आल्सो ऑपरेट्स इन नेगेटिव मोड जनरेटिंग एनाइंस यूजिंग डिफरेंट रिएजेंट गैसेस। इसका मंफी पहलू यह है कि इसकी मदद से मुख्तलिफ एनाइंस भी बन जाते हैं, और मैस स्पेक्ट्रोमेट्री में तो एनाइंस का कोई काम नहीं होता। फिर अगला मेथड है मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डिसॉर्प्शन आयनाइजेशन टेक्निक। माल्टी में एक प्लेट होती है और उसके ऊपर मैट्रिक्स के अंदर मिक्स किए हुए सैंपल को डाला जाता है। लेट्स सपोज इसके ऊपर ये मैट्रिक्स है और सैंपल को इस मैट्रिक्स के साथ मिक्स करके इसके ऊपर प्लेट के ऊपर अप्लाई किया जाता है। मान लेते हैं ये सैंपल है। जब इसके ऊपर लेजर की लाइट को डाला जाता है तो लेजर की लाइट जो है वो मैट्रिक्स के साथ जाकर टकराती है और मैट्रिक्स की आयनाइजेशन करती है, और ये मैट्रिक्स फिर सैंपल को आयनाइज करता है। सबसे पहले यहाँ पर मैट्रिक्स के जो कंपाउंड हैं वो आयोनाइज होते हैं, मैट्रिक्स आयोनाइजेस, और मैट्रिक्स की आयोनाइजेशन से फिर सैंपल आयोनाइजेशन होता है। इस तरह फिर आयोनाइज्ड सैंपल जो है मास स्पेक्ट्रोमेट्री में फर्दर उसकी डिटेक्शन होती है। तो क्या है कि माल्टी इज अ सॉफ्ट आयोनाइजेशन टेक्निक। इट इन्वॉल्व्स मिक्सिंग द सैंपल विद मैट्रिक्स एंड अप्लाइंग दिस मिक्सचर टू द मेटल प्लेट। A laser then vaporizes the sample, resulting in mostly singly charged ions. MALDI is useful for minimizing fragmentation of the large molecule. इससे large molecule की fragmentation बच जाती है, यानी large molecules के थोड़े फ्रैगमेंट्स बनते हैं, जबकि केमिकल आयोनाइजेशन या फिर इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट में बहुत ज़्यादा मिकदार में फ्रैगमेंट्स बनते हैं। फिर आयोनाइजेशन के बाद अगला मरहला आता है आयन सेपरेशन का। The ions are then accelerated and directed toward the mass analyzer. The mass analyzer separates ion on the basis of mass to charge ratio. Thus, ions of different masses are focused and detected at different time. मास एनालाइजर जो है आयंस को M/Z रेशो की बुनियाद पर एक दूसरे से अलग करता है। फिर अगला स्टेप आ गया है डिटेक्शन का। As the ions exit the mass analyzer, they hit the detector. मास एनालाइजर जब उनको मास टू चार्ज रेशो की बुनियाद पर अलग अलग कर देता है तो वो फिर डिटेक्टर के साथ टकराते हैं। द डिटेक्टर रिकॉर्ड द टाइम ऑफ ईच आयन टू रीच इट। दिस डाटा इज यूज्ड टू कैलकुलेट द M/Z रेशो ऑफ द आयन। जो हल्के मालिक्यूल हैं वो जल्दी जो है डिटेक्टर के साथ टकराएंगे, और जो भारी मालिक्यूल हैं जिनकी M/Z रेशो ज़्यादा है वो लेट टकराएंगे डिटेक्टर के साथ। तो उनके टाइम ऑफ अराइवल से हम उनकी M/Z रेशो मालूम कर सकते हैं। फिर उसके बाद है अगला स्टेप डेटा एनालिसिस का। द डेटा फ्रॉम द डिटेक्टर इज यूज टू कंस्ट्रक्ट द मास स्पेक्ट्रम। द मास स्पेक्ट्रम एक्स एक्सिस के ऊपर M/Z रेशो लिखा जाता है और वाई एक्सिस के ऊपर रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आयंस लिखा जाता है। डिटेक्टर इस तरह का एक ग्राफ ड्रा करता है जिसमें एक्स एक्सिस के ऊपर M/Z रेशो होता है और वाई एक्सिस के ऊपर यहाँ पर अबंडेंस होता है। The peak in the spectrum shows the different ion present in the sample. The position of the peak of each ion shows their mass. जो उनकी पोजीशन है वो हमें M/Z रेशो बताती है, और जो इस पीक की हाइट है वो हमें पर्टिकुलर आयन की अबंडेंस बताती है।
और ये डायग्राम है मास स्पेक्ट्रोमीटर की। यहाँ से सैंपल को इंटर किया जाता है, वेपोराइज्ड सैंपल को यहाँ पर इंटर किया जाता है और यहाँ पर सैंपल को वेपोराइज भी किया जाता है और उसकी आयनाइजेशन भी की जाती है। इलेक्ट्रॉन की बीम के इसके ऊपर डायरेक्ट किया जाता है, जिसके नतीजे में ये आयोनाइज हो जाता है और आयोनाइज्ड सैंपल को फिर इन ग्रिड्स की मदद से एक्सीलरेट किया जाता है और यहाँ पर आइंस की सेपरेशन की जाती है डिपेंडिंग अपॉन देयर m डिवाइडेड बाय z रेशो, और आइंस फिर सेपरेट होकर इस डिटेक्टर के साथ टकराते हैं। यह डिटेक्टर जो है ये इनका ग्राफ ड्रा करता है। तो ये था मास स्पेक्ट्रोमेट्री, इसकी कंस्ट्रक्शन, इसकी वर्किंग। तो अभी यहाँ तक हमने 2 लॉन्ग क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं। अगली वीडियो में हम अगले लॉन्ग क्वेश्चंस पढ़ेंगे इसी चैप्टर के।